नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग मांग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्रियों ने मांग के 3 प्रकार बताए हैं: कीमत मांग, आय मांग एवं आड़ी मांग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मांग विस्तार एवं संकुचन के बारे में अध्ययन किया, मांग वृद्धि एवं मांग में कमी के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मांग के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ बीए, एमए, नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कीमत मांग क्या है, आय मांग क्या है, आड़ी या तिरछी मांग क्या है। तो पहला कीमत मांग किसे कहते हैं? कीमत मांग के बारे में अगर बात की जाए, कीमत मांग या मांग को कह सकते हैं आय का फलन है, फंक्शन ऑफ पीएक्स। कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो मांग क्या होती है? कम होती है। और यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है। इस प्रकार से मांग एवं वस्तु की कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, या कह सकते हैं ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसे गणितीय सूत्र से इस प्रकार समझा जा सकता है: dx बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई P0 t है, लेकिन इसमें y आय को, अन्य वस्तु की आय को और रुचि तथा फैशन को स्थिर मान लिया गया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मांग कीमत का फलन है और कीमत एवं मांग के बीच कैसा विपरीत संबंध बताया गया है। इसे आरेख से भी बताया गया है। देखिए आरेख में क्या बताया गया है। एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा एवं मांग को दिखाया गया है तथा वाई अक्ष पर मूल्य को दिखाया गया है। प्रारंभ में क्या बताया गया है? जब वस्तु की कीमत OP1 थी तब उपभोक्ता ON मात्रा मांग कर रहा था। कम मांग कर रहा था, कीमत ज़्यादा थी, OP1 थी, तब उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा था? OP1 कीमत पर उपभोक्ता मांग कर रहा था ON के बराबर। अब कीमत घट के हो गई है OP, तब उपभोक्ता मांग कर रहा है ON1 के बराबर। तो कह सकते हैं कीमत बढ़ने पर या कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम थी और कीमत घटने पर मांग क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने से मांग ज़्यादा एवं कीमत ज़्यादा होने से मांग कम की जाती है। इसे मांग का सामान्य नियम कहते हैं। मांग का सामान्य नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है? तो मांग का सामान्य नियम जो है घटिया वस्तुओं में लागू होता है, घटिया और सामान्य वस्तुओं में लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं में मांग का सामान्य नियम लागू नहीं होता है। क्या है मांग का सामान्य नियम? सिंपल, कीमत ज़्यादा होने से वस्तु की मांग कम होती है, कीमत कम होने से वस्तु की मांग ज़्यादा होती है। यही मांग का सामान्य नियम है जो सामान्य एवं घटिया वस्तुओं में लागू होता है और गिफिन वस्तुओं में लागू नहीं होता है। अब इसमें एक शब्द है अन्य बातों के स्थिर रहने पर। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है अन्य बातों के स्थिर रहने पर। अन्य बातों के स्थिर रहने का मतलब सामान्य या सिंपल शब्दों में कहें तो वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों से है। अन्य सभी कारकों का मतलब हुआ जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकताएं, इन सबको स्थिर मान लिया गया है। या कह सकते हैं क्रेता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, संबंधित वस्तु की कीमत में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है और भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को क्या माना गया है अर्थशास्त्र की भाषा में? अन्य बातों के समान रहने पर। तो ये हम लोगों ने देखा कीमत। अब कीमत मांग का समीकरण क्या है? dx बराबर a माइनस बी पी एक्स, ये कीमत मांग का समीकरण है। इसको क्या बताया गया है? व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यवहारिक नहीं है? क्योंकि यह स्थैतिक मांग फलन है और वर्तमान मांग
वर्तमान कीमत का फलन होती है। इसमें समय तत्व की उपेक्षा की गई है, इसलिए यह स्थैतिक मांग फलन है और इसलिए इसको व्यवहारिक नहीं माना गया है। ये सेकेंड वाला मांग फलन डी टी बराबर फंक्शन ऑफ डी टी माइनस वन, ये प्रावैगिक है और इसको क्या माना गया है, व्यवहारिक माना गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मांग फलन कौन सा व्यवहारिक है, कौन सा नहीं है, या कौन सा प्रावैगिक है, कौन सा स्थैतिक है। तो ये स्थैतिक मांग फलन है, यही वाला स्थैतिक पूछा जाता है। स्थैतिक मांग फलन दोनों दे देगा सूत्र लिख के और पूछ लेगा कि कौन सा स्थैतिक मांग फलन है। तो इसको ध्यान रखना, डी एक्स बराबर ए माइनस बी पी एक्स, ये स्थैतिक मांग फलन है। अब अगला सेकेंड नंबर आय मांग डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई, मतलब मांग किसका फलन होगी, आय का फलन होगी। कीमत मांग में मांग किसका फलन थी, कीमत का फलन थी, और आय मांग में मांग किसका फलन है, आय का फलन है। अब आय में परिवर्तन होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को क्या कहेंगे, आय मांग कहेंगे। इसको समझ लेते हैं। जब आय में परिवर्तन से मांग की मात्रा प्रभावित होती है तो इसे आय मांग कहते हैं। आय में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा कैसे प्रभावित होगी, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ेगी तो उपभोक्ता वस्तु ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा, या इसके अलावा उपभोक्ता की आय घटेगी तो उपभोक्ता वस्तु ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा। इसे ही आय के परिवर्तन से मांग की मात्रा को प्रभावित होना कहते हैं। आय एवं मांग के बीच प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध कैसे, आय एवं मांग के बीच प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ेगी तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ेगी तो उपभोक्ता वस्तु की मांग ज़्यादा करेगा, उपभोक्ता की आय घटेगी तो उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करेगा। तो यही प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध है। उपभोक्ता की आय के अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है, एक श्रेष्ठ वस्तुओं का अध्ययन या सामान्य वस्तुओं का अध्ययन, और दूसरा हीन या निकृष्ट वस्तुओं का अध्ययन। तो श्रेष्ठ वस्तुओं या सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता का आय मांग कैसा होता है, और हीन या निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता का मांग आय वक्र कैसा होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए उपभोक्ता का मांग आय वक्र धनात्मक होता है। कैसे, श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए उपभोक्ता का मांग आय वक्र धनात्मक होता है, ये ऐसे बनेगा। क्या है धनात्मक, एक्स अक्ष पर क्या लिया गया है, मात्रा ली गई है, और वाई अक्ष पर आय ली गई है उपभोक्ता की। अगर कीमत में संबंध बताया गया तो यहाँ मात्रा ली जाती है, यहाँ कीमत ली जाती। यहाँ आय में संबंध बताया गया है, आय के बारे में बात की गई है, तो यहाँ एक्स अक्ष पर मात्रा को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर आय को दिखाया गया है। धनात्मक संबंध होने का मतलब ये हुआ, उपभोक्ता की आय अगर प्रारंभ में, इसको छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, एक्स 0 वाई, ये धनात्मक संबंध हो गया। इसमें मात्रा इधर हो गई और यहाँ आय हो गई। अब उपभोक्ता की आय अगर प्रारंभ में मान लेते हैं y1 ओ y1 है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग ओ Q1 कर रहा है। अब उपभोक्ता की आय बढ़ के कितनी हो गई, ओ y2 हो गई, तो उपभोक्ता वस्तु की मांग कितनी करेगा, Q2 करेगा। अर्थात कह सकते हैं कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, मतलब जिस दिशा में आय बढ़ रही है उसी दिशा में वस्तु की मांग बढ़ रही है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग भी ज़्यादा कर रहा है। यही श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय मांग वक्र है। इसमें क्या बताया गया है, मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है। ठीक है, ये धनात्मक ढाल का होता है। आय में वृद्धि के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होती है। आय का सीधा संबंध वस्तु की मांग से होता है और मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है। ये बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है, बताए थे।
यही है कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाएगा। ये श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में है। अब हीन वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है? हीन वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक व्यवहार करता है। वही एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी, और वाई अक्ष पर आय हो जाएगी उपभोक्ता की। अब उपभोक्ता की आय प्रारंभ में कितनी है, ओ वाई थी, तो उपभोक्ता मांग कितनी वस्तु का कर रहा था, ओ Q1 कर रहा था। उपभोक्ता की आय अगर बढ़ के कितनी हो गई, Y2 हो गई, तो वस्तु की मांग उपभोक्ता क्या करेगा, घटा देगा, मांग घटा देगा। तो ऐसा हीन वस्तुओं के संबंध में होता है कि उपभोक्ता की आय अगर प्रारंभ में कम थी तो उपभोक्ता हीन वस्तुओं या निकृष्ट वस्तुओं की मांग ज़्यादा करता था, और अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो हीन या निकृष्ट वस्तुओं की मांग उपभोक्ता कम करने लगेगा। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में उपभोक्ता का जो आय वक्र है हीन वस्तुओं के संदर्भ में कैसा होगा, यह ऋणात्मक ढाल का होगा। ऋणात्मक ढाल का कैसे होगा, ये बना हुआ है ऋणात्मक ढाल का। अब इसमें क्या बताया गया है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ठीक है बता चुके हैं। गिफिन वस्तु जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता हीन वस्तुओं की मांग घटा देता है। अभी बताए थे जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, ये सिंपल, प्रारंभ में आय इतनी थी, तब प्रारंभ में आय O1 थी, तब मांग कर रहा था Q1 का, अब आय बढ़ के इतनी हो गई, O2 हो गई, तो मांग घटा के कितनी कर दिया है, Q2 कर दिया है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, आय वक्र कह रहे हैं। और हीन वस्तुओं के संदर्भ में यही कहा जाता है कि मांग का नियम लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब अगला क्या है, आड़ी या तिरछी मांग। इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके प्रतिपादक प्रोफेसर मूर थे। इसमें क्या बताया गया है, आड़ी या तिरछी मांग, मांग का संबंध अन्य संबंधित वस्तुओं से जब लगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वस्तु की आड़ी या तिरछी मांग। ये मांग फलन होती है dx बराबर फंक्शन ऑफ अन्य संबंधित वस्तु का। अब अन्य संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अध्ययन मांग की आड़ी या तिरछी मांग में किया जाता है। क्या है, अन्य बातों के स्थिर रहने पर दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन से यदि मांगी गई मात्रा प्रभावित होती है तो उसे आड़ी मांग कहते हैं। यह है dx बराबर फंक्शन ऑफ P0। अगर मांग घटेगी तो अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। इसमें क्या बताया गया है, आड़ी मांग का अध्ययन स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं के संदर्भ में किया जा सकता है। अब स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं और स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में आड़ी मांग कैसी होती है। स्थानापन्न वस्तुएं समझ लेते हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में कमी ला दे तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। या जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे गुड़ चीनी स्थानापन्न वस्तु हैं। यदि चीनी Y की कीमत बढ़ती है तो गुड़ X की मांग घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि चीनी की अपेक्षा गुड़ सस्ता होगा। स्थानापन्न वस्तु की मांग का ढाल कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है। ये धनात्मक ढाल का होता है। क्या इसमें बताया गया है, इसमें एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग बताई गई है और वाई अक्ष पर कीमत बताई गई, संबंधित वस्तु की कीमत। तो अगर कीमत प्रारंभ में P1 थी या P थी तो मांग क्यों कर रहा था उपभोक्ता,
कीमत बढ़ के P1 हो गई तो मांग Q2 कर रहा है, मतलब कीमत बढ़ने से मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब Y वस्तु का मूल्य बढ़कर OP से OP1 हो जाता है तो X वस्तु की मांग बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है। यही स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच मांग का आड़ी वक्र कैसा होता है, ये धनात्मक ढाल का होता है। अब पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग का आड़ी या तिरछा वक्र कैसा होता है, या ऋणात्मक ढाल का होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। पूरक वस्तुएं क्या हैं, जब एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो ऐसी वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहते हैं। एक्स तथा वाई वस्तु परस्पर पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। जब वाई के मूल्य में कमी एक्स वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो उससे पूरक वस्तुएं कहेंगे। पूरक वस्तुओं में जैसे कलम और स्याही, मोटरसाइकिल और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। ये पूरक वस्तुओं के लिए ऋणात्मक ढाल का आरेख बना है। प्रारंभ में अगर कीमत OP थी तब उपभोक्ता संबंधित वस्तु की मांग कर रहा था OQ, कीमत बढ़ के हो गई कितनी, OP1 हो गई तो मांग क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। ये हो गई स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आड़ी या तिरछी आय वक्र। अब कुछ मांग के अन्य प्रकार हैं, क्या है, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग किसे कहते हैं, जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे रोटी और मक्खन, बैट और बॉल। रोटी और मक्खन उद्देश्य क्या है, भूख को शांत करना। ये भूख को शांत करने के लिए दो वस्तुओं की साथ साथ मांग की जा रही है, इसलिए रोटी और मक्खन को क्या कहेंगे, संयुक्त मांग कहेंगे या संयुक्त मांग वाली वस्तुएं कहेंगे। बैट और बॉल, बैट और बॉल का मतलब हुआ क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल दोनों की आवश्यकता है। बिना बैट के या बॉल के क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है, इसलिए इन दोनों वस्तुओं की मांग को क्या कहेंगे, संयुक्त मांग कहेंगे। व्युत्पन्न मांग क्या है, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे श्रम की मांग। श्रम की मांग कैसी मांग है, व्युत्पन्न मांग है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि श्रम की मांग किस प्रकार की मांग है, तो व्युत्पन्न मांग है। अन्य प्रकार में मांग के सामूहिक मांग है। ऐसी मांग जिनको एक से अधिक उपयोगों में लाया जा सके उसे सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयला की मांग व बिजली की मांग। कोयला और बिजली की मांग क्या है, सामूहिक मांग है। इन्हें एक से अधिक कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने मांग के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। मांग के प्रकार में हम लोगों ने मांग की आय मांग, आड़ी मांग या तिरछी मांग और कीमत मांग के बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने। अब अगले वीडियो में हम लोग मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच एवं मांग की आड़ी लोच के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ, बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग के बारे में पढ़ेंगे। और मांग की कीमत लोच मापने की विधियाँ, जिसमें व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपात विधि और बिंदु रेखीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मांग की आय लोच तथा मांग की आड़ी लोच पढ़ेंगे। और मांग की आड़ी लोच के अंतर्गत स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है और पूरक और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। यह जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, अगला तो उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 कंप्लीट होगा, जो मार्शल दृष्टिकोण था। अगले फिर इस वीडियो के बाद, नेक्स्ट वीडियो के बाद जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या इनडिफरेंस वक्र की सहायता से उपभोक्ता व्यवहार
के बारे में अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार तटस्थता वक्र के माध्यम से किस प्रकार से संतुलन में रहता है। और फिर जब ये तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा तो हम लोग प्रकट अधिमान सिद्धांत की सहायता से, जिसे सैमुअल्सन ने प्रतिपादित किया और बिना तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन के व्यवहार की व्याख्या की, उसको पढ़ेंगे। तब जाके उपभोक्ता व्यवहार का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा।